समृद्ध आर्थिक स्थिति किसी भी देश की समृद्धि का परिचायक है, लेकिन इसको सही मायनों में स्थिरता तब मिलती है जब उस देश की सामाजिक समरसता एवं ताना बाना पॉजिटिव हो, यानी सकारात्मक हो। पॉजिटिव शब्द हमेशा अच्छा होता है, लेकिन लोगों को आजकल पॉजिटिव से डर लगता है, लगने लगा है, यानी कि कोरोना पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव ही है, लेकिन डर लग रहा है लोगों को। चलिए, मैं विनोद यादव आप लोगों का नॉलेज कैप्सूल बीपीएससी में स्वागत करता हूं। हम अपने विषय की चर्चा करते हैं। आज का विषय है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, मौर्य साम्राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। एक सुदृढ़ राष्ट्र के लिए आर्थिक एवं सामाजिक दोनों तौर पर समृद्ध होना होगा। उदाहरण के लिए सऊदी अरब आर्थिक रूप से तो समृद्ध है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर वहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार 2015 में मिला, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वोट का अधिकार मिला। और जब 1951 में प्रथम चुनाव हुआ तो उसी के साथ ही महिलाओं एवं पुरुषों ने बराबर की भागीदारी के साथ इलेक्शन में भाग लिया। तो अब चलिए जब महिलाओं के वोट की बात आ गई है, तो न्यूजीलैंड पहला ऐसा राष्ट्र है जो कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया 1893 में। उसके बाद में अमेरिका में 1920 में मिला ये अधिकार, और काफ़ी देर से मिला। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, स्विट्ज़रलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1971 में मिला, ठीक है। और देखिए, हमारे देश में एक पिंक बूथ की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। ये पिंक बूथ का कंसेप्ट जो है, महिलाओं को इसमें इलेक्शन में वोट देने में अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यवस्था की जाती है। तो अगर जैसे एग्जाम में पूछता है कि पिंक बूथ किससे कनेक्टेड है, किससे कंसर्न है, किससे रिलेटेड है, तो पिंक बूथ महिलाओं से रिलेटेड है। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए पिंक बूथ की व्यवस्था की जाती है। पिंक बूथ में होता क्या है, इसमें पिंक कलर में सारे डेकोरेशन किए जाते हैं, और वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं सारे लेडीज स्टाफ होते हैं, और उस बूथ पर केवल महिलाओं को ही वोट देने की अनुमति होती है। इस तरह से महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है और इससे फायदा भी होता है। चलिए, हम पहले सामाजिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। इस समय जो समाज में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुका था। जो वर्ण व्यवस्था था यह जन्म आधारित था, कर्म आधारित नहीं था। आप लोगों को पता होगा कि उत्तर वैदिक काल में जो समाज था, वो जो समाज की वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो गया था, ठीक है ना। ये कर्म आधारित नहीं था। वैदिक काल में यह कर्म आधारित था, लेकिन उसके बाद में यह जन्म आधारित हो गया, ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक का काल क्या है, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो आज भी जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित है, कर्म आधारित नहीं है। और मौर्य काल में भी वैसा ही था, ठीक है ना। और दासों की स्थिति निम्न थी और इनको कृषि कार्य में लगाया जाता था। उसके बाद में जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण को उच्च स्थान प्राप्त थे समाज में। और चाणक्य के अनुसार 15 संकर जातियाँ थी, हाइब्रिड जातियाँ। देखिए, संकर जाति का मतलब क्या हुआ। देखिए, हम लोग खेतों में आजकल जो बीज रोपते हैं, हाइब्रिड डालते हैं। हाइब्रिड बीज बनता कैसे, दो अलग अलग प्रजाति के बीजों को जब मिला करके एक अलग किस्म की प्रजाति जब हम बनाते हैं तो उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, हिंदी में संकर बोलते हैं। तो उस समय देखिए, उस समय समाज में मतलब कुछ ऐसे विवाह होते थे, अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह, मतलब कि अलग अलग जाति के लोग विवाह करते थे और उससे जो बच्चे पैदा होते थे, उत्पन्न होते थे, उसको हम संकर जातियाँ बोलते थे। और ये संकर जातियाँ अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न होते थे। अब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या है, देखिए, अनुलोम विवाह में होता था पुरुष उच्च जाति का होता था, और प्रतिलोम विवाह में महिला जो है उच्च जाति की होती थी। तो आप समझ गए, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में पुरुष उच्च जाति का और प्रतिलोम में महिला उच्च जाति की। अब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप जो बच्चे पैदा होते थे उनका समाज में स्थिति काफ़ी निम्न था और उनको शूद्र के समान माना जाता था, उनको एकदम शूद्र के समान माना जाता था। उसके बाद में मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटा हुआ था, ठीक है ना। देखिए, चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत अलग है, मतलब कि राज के 7 अंग होते हैं, उन्होंने ये बोला था। लेकिन मेगास्थनी ने समाज को 7 वर्गों में बांटा, जिसमें कि दार्शनिक, शिल्पी,
योद्धा, किसान, अहीर, निरीक्षक एवं सभासद होते थे। अब हम स्त्रियों की चर्चा करते हैं। स्त्रियों का उतना स्थान नहीं था अच्छा मौर्य काल में। उनको उच्च शिक्षा वर्जित थी और वो सम्राट का अंग निरीक्षक नियुक्त किया जाता था। नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा क्या होता था? नियोग प्रथा में जैसे आज भी नियोग प्रथा किसी न किसी रूप में समाज में प्रचलित है। इसमें होता था जैसे अगर किसी औरत का पति का देहांत हो जाता है किसी न किसी कारण से, तो उस औरत का अपने देवर से शादी करा दिया जाता था। तो इसको बोलते हैं नियोग प्रथा। उसके बाद में हम आते हैं अनिष्कासिनी। अनिष्कासिनी इसका मतलब ही है, अनिष्कासिनी मतलब निष्कासन नहीं करना, मतलब जो औरत घर से बाहर नहीं निकलती थी उसको अनिष्कासिनी बोला जाता था। उसके बाद में हम आते हैं गणिका के बारे में चर्चा करते हैं। ये गणिका वेश्या को कहा जाता था, मतलब कि वेश्यावृत्ति प्रचलित थी उस समय। और उसके बाद में एक टर्म आता है रूपजीवा। और जो स्वतंत्र रूप से जो मतलब वेश्यावृत्ति करती थी उसको रूपजीवा बोलते हैं, मतलब कि आज के कॉल गर्ल की तरह। तो गणिका भी था, गणिका मतलब वेश्यावृत्ति, और जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाले को रूपजीवा। उसके बाद में बहुविवाह और पुनर्विवाह भी प्रचलित था। ठीक है ना, एक आदमी कई सारी शादियाँ कर सकता था और पुनर्विवाह भी प्रचलित था। तो इस तरह से स्त्रियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब कि उच्च शिक्षा भी वर्जित था, सम्राट का अंग निरीक्षक नियुक्त किया जाता था, नियोग प्रथा, अनिष्कासिनी मतलब कि पर्दा प्रथा था, मतलब उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, और वेश्यावृत्ति भी था जिसमें कि गणिका एवं रूपजीवा का हमने चर्चा किया। बहुविवाह एवं पुनर्विवाह ये भी थे। ठीक है ना। अब हम आगे चर्चा करते हैं, आर्थिक स्थिति के बारे में हम चर्चा करते हैं। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था कृषि प्रधान थी। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता और वृत्ति का साधन कहा जाता था। राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था, और भूमि पर राजा मतलब राज और कृषक दोनों का अधिकार होता था। और भूमि का जो अध्यक्ष होता था, जो उसका देखभाल करने वाला था, उसको सीताध्यक्ष कहा जाता था। इस तरह से हमने देखिए कृषि का आधार हो गया आर्थिक स्थिति का आधार क्या था? कृषि, पशुपालन और व्यापार और वाणिज्य। ठीक है ना। उसके बाद में जो अर्थशास्त्र में, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्ष की चर्चा की है। ठीक है ना। गतिविधियों के आधार पर 26 अध्यक्षों की चर्चा की है। जो 26 अध्यक्ष होते थे राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे। ठीक है ना। उसके बाद में भलाई का भी काम किया जाता था, जैसे कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, जल आपूर्ति वगैरह की व्यवस्था भी की जाती थी। उस समय मौर्य काल में सुदर्शन झील का भी निर्माण किया गया था। ये सुदर्शन झील काफ़ी प्रसिद्ध है। अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें जो भूमि होता था दो तरह का होता था। एक राजकीय स्वामित्व का, मतलब जिस पे राज्य का स्वामित्व होता था, और दूसरा निजी स्वामित्व का। ठीक है। और अच्छी भूमि को अदेव मातृका कहते थे। मातृका भूमि मतलब कि मातृ से ही रिलेटेड है। अदेव मातृका ये हो गया अच्छी भूमि को, अच्छी मिट्टी को अदेव मातृका। उसके बाद में हम टैक्स की बात करते हैं, कर व्यवस्था की। तो कर व्यवस्था जो भूमि कर होता था 1/4 से लेकर के 1/6 तक होता था, और सिंचाई कर होता था 1/3 से लेकर के 1/5 तक। लेकिन दोनों को मिला करके, ठीक है ना, टोटल टैक्स 1/2 से नहीं, मतलब कि टोटल का हाफ से ज़्यादा नहीं होता था। और एक टर्म आता है भाग। भाग का मतलब होता था जो टैक्स लिया जाता था कृषि पर, कृषि की आय पर जो टैक्स लिया जाता था उसको हम भाग बोलते हैं। अब हम उद्योग धंधा की बात करते हैं। उस समय का जो मुख्य उद्योग था वह था वस्त्र उद्योग, वस्त्र निर्माण। और इसके जो अधिकारी होता था वस्त्र निर्माण का, उसका सूत्राध्यक्ष बोलते थे। सूत्र मतलब सूत्र से सूत्र हुआ, सूत्र से वस्त्र बनता है, और उसके अध्यक्ष को सूत्राध्यक्ष बोला गया। और देखिए उस समय जल मार्ग को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया था, जल मार्ग को। और उस समय उत्तरापथ एक प्रमुख राजमार्ग था, और व्यापार जो था काफ़ी दूसरे देशों से, दूर दूर के देशों से भी व्यापार व्यवसाय होता था, जैसे रोम, फारस, सीरिया, मिस्र आदि से भी उस समय व्यापार होता था। और उद्योग की जो संस्थाएं होती थी, आज भी कई सारी उद्योग की संस्थाएं ना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह उस समय जो उद्योग धंधों की जो संस्थाएं होती थी
उसको श्रेणी बोला जाता था। उसके बाद में बिक्री कर जो है 1/10 होता था, और बिक्री कर को बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है ना, टैक्स मतलब टैक्स चोरी करना उस समय बहुत बड़ा अपराध था, सीधे सीधे मृत्युदंड दे दिया जाता था। भारत के पूर्वी तट पर एक ताम्रलिप्ति, ठीक है ना, ताम्रलिप्ति था, और पश्चिमी तट पर भरावज था, जिसको भृगु कच्छ बोलते हैं, गुजरात में था, ये बंदरगाह हुआ करते थे। ठीक है ना, पश्चिमी तट पर भरावज और सोपरा भी थे, और पूर्वी तट पर उड़ीसा के आसपास में ताम्रलिप्ति था। ठीक है, उसके बाद में ब्याज को रूपिका बोला जाता था, एवं परीक्षण भी कहा जाता था। इस तरह से देखिए हमने पढ़ा ब्याज को रूपिका या परीक्षण कहा जाता था। तो ब्याज के 2 टर्म थे, रूपिका एवं परीक्षण। उसके बाद में उस समय कुछ सिक्के थे, निष्क या सुवर्ण मतलब सोना को ही बोला जाता था। इस तरह से इसमें याद कर लीजिए, सोने के सिक्कों को सुवर्ण बोला जाता था या निष्क बोला जाता था। उसके बाद में चांदी के सिक्कों को धरण बोला जाता था या करसापन बोला जाता था। तो ये दोनों टर्म याद रखिए, करसापन और धरण, ये दोनों चांदी के सिक्कों को बोला जाता था। उसके बाद में तांबे के छोटे छोटे सिक्के को कांकड़ी बोला जाता था, कांकड़ी। उसके बाद में इन सब सिक्कों को जो जारी करने वाला अधिकारी होता था उसको लक्षणाध्यक्ष बोला जाता था। सिक्कों को जारी करने वाले के अधिकारी को क्या बोला जाता था? लक्षणाध्यक्ष, सिक्के जारी करने वाले अधिकारी। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।